उम्र तक, मतलब कि से लेकर के उम्र के अंत तक, उम्र के अंत तक। अब आप ये सोच लें कि जो नैतिकता होती है वह जीवन तक जो है व्यक्ति जो है सीखता रहता है। नैतिकता एक तरीके से समाज से सीखना, समाज के आचार विचार, रहन सहन, आदर्श मूल्य, समाज की जो कर्तव्य हैं, जो मर्यादाएं हैं, उस चीज़ को हम नैतिकता के नाम से जानते हैं। तो 18 से लेकर के उम्र तक ये बच्चा जो है 18 साल के बाद एक तरीके से प्रौढ़ावस्था आ जाती है, और ये आपका दूसरे जो अवस्था थी, दूसरा स्तर जो था वो आपकी किशोरावस्था थी। तो इस अवस्था के पश्च नैतिक स्तर के, यानी तीसरे स्तर की, क्या पश्च नैतिक स्तर, पश्च परंपरागत स्तर, पश्च रूढ़िगत स्तर, पश्च औपचारिक स्तर, और इसको हम कहेंगे ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो गया। और इसमें जो है इसके भी दो आपके स्तर हैं, तो हम लोग जानेंगे, और वो इसके भी दो आपकी अवस्थाएं हैं, और वो अवस्थाएं जब उसमें जुड़ेंगी तो वहाँ 5वीं अवस्था हो जाएगी, और तो इसके तीसरे स्तर की अवस्था। क्योंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, समझ में आनी चाहिए कोई चीज़, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग समझ लेंगे। तो कह रहे हैं कि तीसरे स्तर की अवस्था। अब इसको आप समझें, तीसरे स्तर की अवस्था क्या है? पहली है सामाजिक अनुबंध एवं कानूनी उन्मुखीकरण की अवस्था। ठीक है, तो ये अब देखिए कि सोशल कंटैक्ट किसको कहते हैं? सोशल कंटैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज। तो इस तरीके से चले, कोई बात नहीं। सामाजिक अनुबंध कानूनी उन्मुखीकरण की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो है समाज से संबंध बनाना तो एकदम बना लेता है, वो समाज के संबंधों से जो है लगाव रखता है। समाज में जो हो रहा है मैं समाज के साथ ही रहूँगा, यानी समाज से संबंध रखता है। क्या करता है? समाज से संबंध रखता है आपका, और उसके अंदर नैतिक तर्कणा का विकास हो जाता है। नैतिक तर्कणा का विकास हो जाता है, और समाज से तो पूरा संबंध रखता है, लेकिन समाज के भलाई के लिए वह यह भी जान जाता है कि जो समाज के नियम बने हैं, जो समाज के रेगुलेशन और लॉ बने हैं, वो समाज की भलाई के लिए बने हैं। अगर कोई नियम जो है समाज की भलाई नहीं कर सकता तो मैं उस नियम को नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है कि वो सामाजिक हो जाता है तो समाज के नियम को पूर्ण रूप से फॉलो ही करता है, वो समाज के नियम को जो है अपने तर्क के आधार पर फॉलो करता है कि अगर समाज से उसकी भलाई हो रही है तो मैं उस नियम को मानूंगा, और समाज से उसकी भलाई नहीं हो रही है तो मैं उस नियम को नहीं मानूंगा। जैसे आप देख लें कि दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, और कहीं भी कोई इस तरीके से बाल शोषण है, बलात्कार जैसी जो है किसी नेता या किसी पैसे वाले ने
या किसी ऐसे व्यक्ति ने किसी का शोषण करना है, तो वो उसके विरुद्ध जो है यानी उग्र रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? उग्र रूप धारण कर लेता है। तो वो जो समाज में रह कर के समाज के पक्ष की बात करता है और समाज से संबंध बनाता है, और वो ये कहता है कि समाज में जो व्यवस्था है वो समाज ने बनाया है और ये समाज की भलाई के लिए बनाया है। ऐसा नहीं है कि जो थोप ज़बरदस्ती अगर कोई थोपता है तो उसका विरोध करता है। वो ये जान जाता है कि ये जो समाज की व्यवस्था बनाई गई ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, समाज नहीं बनाया है, और इस व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, और वो उसको विरोध करके उसमें परिवर्तन लाने का भरपूर प्रयास करता है, पूरा विरोध करता है। दहेज कहीं कोई ले रहा है और किसी दहेज के कारण कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो वो कहता है कि नहीं, ये दहेज प्रथा का विरोध होना चाहिए, विधवा का होना चाहिए, ऐसा विवाह होना चाहिए। विधवा भी एक तरीके से मतलब वो समाज की व्यवस्था में परिवर्तन लाने का जो है पूरा प्रयास करता है। तो इस तरीके से, और उस अवस्था में सामाजिक रहते हुए समाज की भलाई की बात करता है और समाज से अंतर संबंध रखता है, सोशल अनुबंध रखता है और कानूनी उन्मुखीकरण की बात करता है। यानी कानून जो कहता है, बाय लॉ जो कहता है, उसकी बात वो करता है, न कि समाज में थोपी गई रूढ़िवादिता की बात वो करता है। समाज से तो संपर्क रखता है, लेकिन समाज में जो गलत चीज़ें हैं उसका वह विरोध भी करता है, उसको जो है अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। जो है समाज के नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान हो जाता है कि कौन चीज़ अच्छी है, कौन चीज़ बुरी है। तो अगला आपका है तीसरे स्तर की, ये आपकी ये कौन सी अवस्था थी, हमने इसको बताया था, ये आपकी चौथी अवस्था, ये पांचवी अवस्था हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पांचवी। सामाजिक अनुबंध है, कानूनीकरण की अवस्था, सोशल कंटैक्ट की अवस्था, जो सामाजिक अंतःक्रिया की व्यवस्था करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की अवस्था भी इसको कहते हैं। और ये आपका जो है 18 से लेकर के उम्र तक। इसमें कन्फ्यूज देखिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है कि 4 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 13, 13 से लेकर के ऊपर तक। लेकिन हमने कई बुकों का अध्ययन किया, जो एथेंटिक्स बुक है, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसमें आपका पहला स्तर जो था पूर्व नैतिक स्तर 4 से लेकर के 11 वर्ष, फिर उसके बाद नैतिक स्तर आपका 11 से लेकर के 18 वर्ष, और जो पश्च नैतिक स्तर था वो आपका 18 से लेकर के पूरी उम्र भर तक का था। तो इसमें आप अगर मान लीजिए ये नहीं रहता है, तब आप उस चीज़ को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि वो किताबें भी आप पढ़ें, लेकिन आपकी जो एथेंटिक ये अवस्थाएं का जो आयुकाल है, ये जो है यही सही है। तो इसमें अब हम देखेंगे तीसरे स्तर की अवस्था में आपकी छठवीं अवस्था क्या है। छठवीं अवस्था क्या है? छठवीं अवस्था, तीसरे स्तर की छठवीं अवस्था है आपकी सांसारिक नीतिपरक अवस्था। ये आपका आयुकाल मान लीजिए यहाँ हम लिख देते हैं तीसरे स्तर की, ये तीसरा स्तर के जो आपकी अवस्था है, ये 18 से लेकर के 18 से लेकर के आगे मान लीजिए जब तक बच्चा वो जीता है, आगे जितना भी वो जिएगा, व्यक्ति जितना भी जिएगा। तो इसमें पहला है सांसारिक नीति परक की अवस्था, ठीक है। और इसको सार्वभौमिक नहीं, यहाँ ये छठवीं अवस्था हो जाएगी, सॉरी यहाँ छठवीं अवस्था हो जाएगी। थोड़ा सा देखिए कहीं कहीं थोड़ा सा वो हो जा रहा है, तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, नैतिकता
की अवस्था। अब कोलबर्ग ये कहते हैं यूनिवर्सल, इसको लिख देंगे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल इथिक्स इंटेंशन स्टेट। ठीक है, तो ये इसमें सांसारिक नीतिपरक की अवस्था, कोलबर्ग ये कहते हैं कि यह अवस्था जो है पूर्ण रूप से नैतिकता की अवस्था है। शुद्ध रूप से कहेंगे इसको, शुद्ध रूप से नैतिकता की अवस्था। और ये भी कहते हैं कि इस अवस्था में सभी लोग नहीं पहुंच पाते। ये जो पूर्ण रूप से यानी शुद्ध रूप से सभी लोग नैतिक नहीं हो पाते। नैतिक वही लोग होते हैं जो समाज के लिए, नैतिक सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए त्याग कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे तमाम उदाहरण आपके सामने हैं, जो जैसे महात्मा गांधी को आप ले लें, बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका से पढ़े, लेकिन समाज के लिए जो है अपने जीवन को समर्पित कर दिए, अपने मूल्यों को समर्पित कर लिए। और इसमें यूँ बताते हैं, कोलबर्ग जी बताते हैं कि जब पूर्ण रूप से नैतिकता का विकास हो जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो वह जानता है कि चोरी करना पाप है, वह चोरी नहीं कर सकता। चाहे उसके बीवी मर जाए, चाहे उसके बच्चे मर जाएं, चाहे वो भी स्वयं भूखा क्यों ना मर जाए। जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण उन्होंने दिया कि राजा होते हुए भी उनके घर बिक गए, उनके बीवी कहाँ काम करने चली गई, उनकी बच्चे की डेथ हो जाती है, वो एक राजा होते हुए भी इस तरीके का काम करते हैं, एक जल्लाद या जो भी स्मशान घाट पे, लेकिन वह अनैतिक काम नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। उनके अंदर नैतिकता इतनी भरी रहती है कि वो गलत कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। नेल्सन मंडेला जी 27 वर्ष तक जेल में रहे, डॉक्टर अंबेडकर जी के बच्चे मर गए, बीवी मर गई, लेकिन समाज हित के लिए 14 भाषाओं का अध्ययन किए थे और तमाम डिग्रियां लिए थे। चाहते तो आज विदेशों में उनका सेटल हो गए थे, लेकिन वो समाज के हित के लिए, गरीब तबके के लिए, समाज की भलाई के लिए विवेकानंद जैसे जी लोग रहे। और तमाम ऐसे उदाहरण आप देखेंगे। ईसा मसीह जी जो है, प्रभु ईसा मसीह जी, भगवान बुद्ध जी पूरे परिवार को छोड़ दिए, महावीर स्वामी जी पूरा परिवार छोड़ दिए, और भगवान राम जी जो है जंगल में चले गए, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो उनके अंदर नैतिकता का इतना विकास हो जाता है कि वह जो है वो गलत काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए कोलबर्ग ने बताया कि यह अवस्था जो है सबको नहीं, सबके जीवन में नहीं आ सकती। कुछ लोग ऐसे बिरले समाज में होते हैं जो समाज के लिए आदर्श हो जाते हैं, समाज के लिए पूज्य हो जाते हैं, समाज के लिए जो है प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं। आज हम गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, अंबेडकर जी के करते हैं, विवेकानंद जी के करते हैं, और भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तमाम लोगों को अपना एक तरीके से इष्ट देव मानते हैं। तो उन्होंने समाज के लिए कुछ दिया है, उन्होंने समाज की भलाई के लिए कुछ दिया है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके अंदर यह इतनी नैतिकता हो जाती है, वो अपना एक आदर्श बनाते हैं, अपना एक नीति बनाते हैं, अपना एक नियम बनाते हैं कि इस नियम से जो समाज का भला होगा। इतनी नैतिकता हो जाती है कि वो एक तरीके से सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, यानी संसार से ऊपर, सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठ करके सोचते हैं, जिसे कहते हैं सुपर ईगो, एकदम जो उनके मन में होता है सुपर ईगो, सुपर नेचुरल पावर। आ गए तो अरे प्रभु आ गए,
इनके आगे कोई है ही नहीं। आज ये जैसे आज देख लें आप तमाम चाहे आस्था से आप जोड़ लें, चाहे आप समाज के किसी भी क्षेत्र से आप जोड़ लें, शिक्षा से जोड़ लें, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, हमारे आदर्श हैं। उन्होंने ऐसा काम किया कि आज हम उनकी बताई हुई बातों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के बच्चों को ऐसी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा बनो, ऐसा करो, ऐसे देश के का हित इसी में है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है शुद्ध रूप से नैतिकता की अवस्था हो जाती है और बच्चा जो है फिर व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है एकदम पूर्ण रूप से नैतिक हो जाता है। अब बच्चा तो रह नहीं गया, वह व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से नैतिक हो जाता है। वो अपना आदर्श, अपना मूल्य, अपना नीति, अपने नियम का निर्धारण जो है करता है, जो समाज की भलाई के लिए होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये आपकी स्तर 3 अवस्थाएं 6, ठीक है। और कोलबर्ग जो है कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है पूर्व नैतिक अवस्था, जिसे पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, पूर्व औपचारिक अवस्था भी कहेंगे, उसके 2 स्तर आपके होंगे। आज्ञाकारिता, उसकी 2 अवस्थाएं होंगी, आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, जिसे पुरस्कार एवं दंड की भी अवस्था कहते हैं। और आपकी दूसरा है अहम की अवस्था और अदला बदली की अवस्था, जैसे कि तैसे टिट फॉर टैट जैसे की अवस्था। दूसरी आपकी है कि प्रशंसा की अवस्था और आपके अच्छा लड़की अच्छा लड़के की अवस्था और आपका अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था, मतलब एक दूसरे से जो है अंतर्वैयक्तिक रिलेशनशिप करता है बच्चा। तो तीसरी आपकी है आपकी ये जो है तीसरी आपकी जो ये पहले स्तर की ये 2 अवस्थाएं हो गई। और दूसरे नैतिक स्तर में आप चलेंगे तो नैतिक स्तर, परंपरागत स्तर, रूढ़िगत स्तर, औपचारिक स्तर, ठीक। तो यहाँ पे आप जो है ये सामाजिक यानी सत्ता और सामाजिक की अवस्था, यहाँ आपकी ये हाँ, इस तरीके से आपकी सारी अवस्थाएं हैं और हम लोग उसमें जानने का प्रयास करेंगे। और फिर आपकी आती है सामाजिक अनुबंध की अवस्था। सामाजिक अनुबंध में बच्चा जो है आपकी 5वीं अवस्था हो जाती है। 5वीं अवस्था में बच्चा जो है एक तरीके से समाज से संबंध करता है, लेकिन वह भी यह जान जाता है कि समाज में क्या नियम अच्छे हैं क्या बुरे हैं। उस अच्छे नियम का वो जो है समाज में पालन करता है समाज से रह करके। और 6वीं है कि सांसारिक नीतिपरक अवस्था होती है और उसमें जो है बच्चा जो है एकदम अपने आप को संसार के ऐसे नियम का पालन करता है जो समाज के लिए आदम पूर्ण आदर्शवादी अवस्था है, पूर्ण आदर्शवादी अवस्था है। तो इस तरीके से यानी अवस्था यानी स्तर प्रथम आपका है ये आपका 4 से लेकर के 11 वर्ष, स्तर द्वितीय 11 से लेकर के 18 वर्ष, स्तर तृतीय 18 से लेकर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके की अवस्था थी। और अब इसमें इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। इसकी कुछ आलोचनाओं को हम लोग देख लेंगे। एक कैरोल गिलिगन नामक मनोवैज्ञानिक थे जो इनके शिष्य ही थे। इनकी आलोचनाएं तो बहुत हुई हैं। उन्होंने 3 मूल आधार पे जो इनकी आलोचनाएं की। पहला आधार था उनका कि लिंग भेद, दूसरा आधार ये था कि कहानियाँ, चौथा आधार ये था कि समाज और संस्कृति। पहला आधार था यानी आलोचना। आलोचना में 3 आधार था। उन्होंने तीन आधार पर उन्होंने आलोचना की। 3 आधार पर आलोचना की। पहला था उसका कि आपका कहानियाँ काल्पनिक कहानियाँ इसको कहेंगे, काल्पनिक कहानियाँ। दूसरा था आपका
लिंग भेद, लिंग भेद। तीसरा आपका है समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति। तो ये काल्पनिक कहानियाँ उन्होंने कहा कि जो कोलबर्ग ने ये कहानियों के आधार पर नैतिक विकास की बातें बताई, ये एकदम गलत है, बकवास है। ऐसा जो है कुछ नहीं होता है, कहानियों के आधार पर कोई नैतिक विकास होता है। बच्चा जो इन्होंने स्वयं जो है स्वयं का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, स्वयं नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनका जो है स्वयं का नैतिक विकास का सिद्धांत था। और ये कॉरल गिलिगन, कैरोल गिलिगन यानी गिलिगन था, कैरोल गिलिगन नामक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि कहानियों के आधार पर कोई किसी का नैतिक विकास नहीं हो सकता, ये बकवास है। फिर इन्होंने कहा लिंग भेद, इन्होंने कहा कि जो नैतिक विकास होता है तो पुरुषों के लिए है, बालकों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है। औरतें तो भावुक होती हैं, कोमल होती हैं, उनके अंदर तो नैतिक विकास स्वयं से हो जाता है। पुरुष क्रिया प्रधान होते हैं, औरतें जो भाव प्रधान होती हैं। तो इस पर भी उन्होंने बड़ा विरोध किया कि ये जो केवल पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए है। और समाज एवं संस्कृति, इन्होंने कहा कि यह विकास जो होगा ये ऐसे समाज में, जैसे यूरोप के समाज की बात उन्होंने की कि यूरोप के समाज में ऐसे विकास होता है, इस कहानियों के आधार पर ऐसे विकास होता है, ये 6 अवस्थाएं होंगी, 3 स्तन होंगे। तो इस तरीके से जो है ये समाज और संस्कृति के, और उन्होंने कहा कि अफ्रीका में, एशिया में इस तरीके का समाज नहीं है, इस तरीके की संस्कृति नहीं है और यहाँ ऐसे विकास नहीं होगा। तो इस तरीके से ये इनका जो है कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। इसमें मेरे समझ से कुछ छूटा नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर देंगे, तो जो भी पढ़ाया हुआ है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। और इन्हीं के साथ जो है हम लोग आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।